दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में है। यहाँ पर देश के अलग अलग जगहों से मजदूर, किसान और उनके संगठन एक कन्वेंशन कर रहे हैं। इस कन्वेंशन का उद्देश्य है केंद्र सरकार द्वारा देश के श्रमिकों के लिए 4 श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। इसके विरोध में साथ में सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों में बढ़ते निजीकरण को रोकने के लिए सभी श्रमिकों के लिए सम्मान से जीने लायक वेतन की मांग की जा रही है। वहीं देश के अन्नदाताओं को कर्ज से मुक्त करने के लिए सभी फसलों पर एमएसपी और सरकारी खरीद की गारंटी की मांग की जा रही है। हिंदुस्तान अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग की जा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर आज श्रमिक किसान सर्व हिंद कन्वेंशन हो रहा है। इस कन्वेंशन में आए श्रमिकों और किसानों से उनकी मांगों पर उनसे विस्तार से बात करेंगे और वे अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए आगे क्या करने वाले हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आज का जो सम्मेलन है, मजदूर और किसानों का सम्मेलन है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आप मुझे बताइए, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में। देखो, आज का सम्मेलन जो है सीटीयू की तरफ से है, किसानों और मजदूरों का कॉमन जो है ये कन्वेंशन है। इसमें जो सरकार की नीति है, नई नई नीति आके लेकर आ रहे हैं, वो मनरेगा के लिए नीति लेकर आ रहे हैं, वो सीड मिल की बात है, जो नई डील की बात है, वो सारी की सारी बताना किसानों के लिए नुकसानदेह है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। और उसका जैसा अटैक आ रहा है, कारपोरेट पक्ष के सरकार के जो फैसले आ रहे हैं वो किसानों मजदूरों को क्या नुकसान कर रहे हैं, उस बात के ऊपर चर्चा के लिए ये कन्वेंशन रखी हुई है। इसमें देखिए किसान भाई कितने जोर से आ रहे हैं, ये सारे के सारे उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। किसानों के लिए डेथ वारंट लेकर के आई जो ट्रेड डील है अमेरिका के साथ, उसमें दूध, मांस, मछली, कपास और अनाज, दालें, जितना भी माल है अमेरिका से आएगा। वहाँ पर 422 एकड़ औसत जमीन है हर किसान के पास, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 4-4 लाख एकड़ के किसान हैं अमेरिका के अंदर। 22 लाख रुपए औसत सब्सिडी एक किसान को अमेरिका सरकार किसान को वहाँ पर देती है। हमारे देश के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओनली और ओनली सभी स्रोतों से 34,000 रुपये सब्सिडी किसान को मिलती है। अब उनके साथ हमारा मुकाबला होगा तो हिंदुस्तान का किसान मर जाएगा, पिट जाएगा। जो ट्रेड डील मोदी सरकार ने ट्रंप के साथ की है वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए डेथ वारंट है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका से सस्ते में अनाज आएगा, यहाँ सस्ते में बिकेगा, है ना, तो ये तो आम जनता को फायदा ही होगा ना। जनता को ये कुछ दिनों का फायदा है। जैसे बहुत सस्ता सिम आया था ना, अंबानी का बहुत सस्ता सिम आया था, जियो का सिम आया था, फ्री में आया था। आज आप देख लो क्या हाल है। सेम यही कंडीशन है कृषि के ऊपर जो ये कर रहे हैं। मैं जो समझना चाहता हूँ इनसे कि आप ये कह रहे हैं कि पहले शुरू में ये कुछ दिन फ्री में देंगे या सस्ता देंगे, और जब हमारे देश का खेती बर्बाद हो जाएगी तब ये बढ़ा देंगे, तब ये बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल सेम ये कंडीशन होनी है। देखिए, ये तो सही बात है कि जो हिंदुस्तान के किसान इस ट्रेड डील से, इस समझौते से बर्बाद होंगे, पर ये कहना कि अमेरिका के किसानों को फ़ायदा होगा वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो अमेरिका में भी हम देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी खेती है या जो बड़े बड़े फार्म है वो वहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं। आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स, तो अमेरिका का सबसे बड़ा किसान बिल गेट्स है, सबसे ज़्यादा किसानी उसके पास खेती उसके पास है। फिर वहाँ पर जितनी भी खेती है अमेरिका में, उसके ऊपर जो बड़े बड़े इजारेदार कंपनियाँ हैं वहाँ के, जैसे वॉलमार्ट है, कारगिल है, क्या नाम है अपना, बिल गेट्स है, और ऐसी तमाम गिनती की 3-4 कंपनियों का पूरा वर्चस्व है अमेरिका के किसानी पर, अमेरिका की खेती पर। तो जो भी इस ट्रेड से फ़ायदा होगा वो वहाँ के पूंजीपतियों को होगा, वहाँ के किसानों को नहीं होगा। साथियों, अभी हमारे साथ एमपी के किसान हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और एमपी की हालत क्या है किसानों के, उसके बारे में बात करेंगे। ये मुझे समझाइए और मेरे दर्शकों को समझाइए कि एमपी के जो किसान हैं उनके सामने किस तरीके की समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं।
मैं एमपी से सतना जिला से रामपुर बघेलान तहसील है, वहाँ से आया हूँ। हमारे क्षेत्र में कम से कम 6-7 उद्योग हैं। सीमेंट प्लांट, जो सीमेंट प्लांट हैं, अभी तक एक जेपी ग्रुप था। जेपी ग्रुप ने जो हम लोगों की ज़मीन, व्यक्तिगत हम लोगों की एरिया में जो ज़मीन खरीदा था, वो रजिस्ट्री करा के खरीदा था। इसके बाद अब जो है उन्होंने अडानी को बेच दिया। जब अडानी को बेच दिया तो वो अडानी ग्रुप डालमिया को बेच दी। अब डालमिया ग्रुप ये चाहता है कि हम जो जेपी की ज़मीन थी उसमें हमने कब्जा कर लें, और हम किसानों की बातें ये थी कि जिस दिन आप कब्जा देंगे उस दिन हम आपको कंपनसेशन देंगे और रोज़गार देंगे। अभी आज तक हम लोगों को जो है, कुछ लोगों को रोज़गार मिला है, कुछ लोगों को रोज़गार नहीं मिला। अब जो है डालमिया कंपनी ज़बरदस्ती किसानों से ज़मीन छीनना चाहती है और ज़मीनें लेना चाहिए। और ज़मीनें तो लेना चाहती है। तो और तो ज़मीन किसान बोल दिया कि हमने 2 करोड़ 3 करोड़ से नीचे नहीं देंगे, बिना रोज़गार के नहीं देंगे। और डालमिया का कहना यह है कि हम रोज़गार नहीं देते। कानून डालमिया बनाता है, तो हम भी किसान हैं, हम भी अपना कानून बनाए कि जब तक हमको रोज़गार नहीं दोगे तो हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके सामने किस तरह की समस्याएं आ रही हैं इस समय? सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि अभी तक मक्का के कांटे प्रदेश में नहीं लगे, गन्ने का पेमेंट पूरा नहीं हुआ, तीसरा गेहूं की जो खरीद फरोख्त हुई है वो भी मात्र 30 से 40% हुई है, नहीं हो रही। धान की वो नहीं हो रही। तो जो भी किसान हमारी जो फसल है उसको एमएसपी पे कोई खरीद ही नहीं रहा प्रदेश में। इसकी वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। खाद यूरिया की बहुत दिक्कत है, घोटाले हो रहे हैं दिन पे दिन, तो इसको लेके सारी दिक्कत आ रही है। किस तरह के घोटाले, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। एक जो 45 किलो का कट्टा आता है उसमें से जो समिति वाले और जो लोग हैं वो निकाल लेते हैं 3 किलो 4 किलो और उसको सीम देते हैं। अभी जिला बुलंदशहर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उस पर 4 लोगों पे एनएसए की कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुए कई सारे लोग। तो भारतीय किसानों लगातार लड़ाई लड़ रही है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ। भैया ऐसा है, मैं जनपद हापुड़ से हूँ। जनपद हापुड़ में अभी जो पिछला वर्ष हमारा चले गया उसका गन्ना भुगतान नहीं हुआ। किसान आज दुखी है, परेशान है, सड़कों पर आने के लिए तैयार है। उसी को लेकर आज जनपद हापुड़ का किसान यहाँ आया। दोस्तों, अभी हमारे साथ गुजरात के किसान हैं और गुजरात के मजदूर हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अखबारों में, टीवी पे और सोशल मीडिया पे एक बात आ रही है कि जो गुजरात के किसान हैं वो एक बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्राइवेट बिजली कंपनियों के टावर लगाए जा रहे हैं, जिसका किसान बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्यों है? क्योंकि जो किसान की जो खेती की ज़मीन है उसमें बिना पूछे किसानों के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं है, किसानों को कोई पूछा नहीं गया है। फिर भी जो अदानी है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अदानी के जो बिजली कंपनी के जो टावर है वो खेडूतों जो खेती करने वाले किसान हैं उनके खेतों में लगाए जा रहे हैं। एक बार जब पोल लगाया जाता है तो क्या आपसे सरकार परमिशन लेती है या विदाउट परमिशन लगाती है? विदाउट परमिशन लगाती है जी, यही तो चक्कर है। जब किसान की सहमति नहीं, किसान लगवाना नहीं चाह रहा तो फोर्स भेज के, और जो प्रशासन है वो कंपनी के साथ जाके किसान के ऊपर दबाव डालता है। केस भाई तेरे को केस किया जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा, डर पैदा कर रहे हैं किसान के ऊपर। तो तानाशाही चल रही है। जिस तरह यहाँ जंतर मंतर पर तानाशाही चली थी, इसी तरह किसानों के ऊपर भी तानाशाही चल रही है। डर और भय पैदा करना चाह रही है बीजेपी सरकार। भाई इनको दबाव में बना के रखो, डर पैदा करो, ताकि अपने घरों से कोई नहीं अपने हकों के लिए आवाज़ उठा सके। मैं बात कर रहा, एक सवाल है कि जो बिजली है या उर्वरक है या बीज है, ये जो किसानों को सस्ते दाम पे मिलना चाहिए, इसके बारे में क्या आप बताएंगे कि उत्तराखंड में या देश के अंदर क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है। अभी सरकारी जो जो सरकारी बीजों की दुकान है वहाँ पर समय पर कोई बीज उपलब्ध नहीं होता। अगर और आप दवाइयों की बात लीजिए, जो सरकारी दवाइयाँ मिलती हैं वो बिल्कुल बिना असरकारक हैं, कोई असर उनका खेती पर नहीं पड़ता। उधर वही जो मार्केट में हम दवाई लेने के लिए जाए तो वो इतनी नकली है, वहाँ ओरिजिनल नाम की कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। बहुत ही बुरा हाल है, चारों तरफ से बहुत त्रस्त है किसान। आप लोग बिजली जो कानून आया है उसका भी विरोध क्यों कर रहे हैं? बिजली कानून है वो इतना खतरनाक कानून है, देश की 70% से ज़्यादा जो आबादी है, जनरेशन है, ये बिजली का कानून लागू हो गया
70% से ज़्यादा लोगों के हाथ से लाइट चली जाएगी। जिस प्रकार फ़ोन के अंदर पैसे डलवाते मोबाइल के अंदर नया बिजली कानून के आधार पर, इस प्रकार पहले पैसे डलवाने पड़ेंगे। बाई दी वे उसके मीटर में पैसे खत्म हो गए उपभोक्ता के, रात के 12 बजे एट ए टाइम लाइट चली जाएगी। ऑफिस खुलेगा, जब खुलेगा पैसे डलेंगे, जब डलेंगे हो सकता मेहमान, नया से नया मेहमान घर में आ रहा हो, खाना खाने लग रहा हो, लाइट ऑफ हो जाएगी, बल्ब बंद हो जाएंगे, पंखा बंद हो जाएगा, कूलर और एसी बंद हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? एक चीज़ और मुझे समझाइए, आप इससे पहले किसान जो थे 3 खेती कानूनों के लिए विरोध किए, अभी मजदूर 4 लेबर कोड की मांग के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, अभी हम देख हिंदुस्तान और अमेरिका का जो व्यापार समझौता हुआ उसका भी विरोध करें। जब इस तरह के कानून सरकार जब बनाती है तो मजदूरों के और किसानों के प्रतिनिधियों से बात क्यों नहीं करती है? सरकार को जरूरत नहीं ना प्रतिनिधि से, क्योंकि अगर किसानों मजदूरों के पक्ष के फैसले हों फिर तो उनके प्रतिनिधि से बात करे। उनको पता है भी अगर 8 घंटे की जगह मजदूर से 12 घंटे काम लेने का कोई फैसला करना है, वो मजदूर से बात क्यों करेगा? अगर उसने हमारी मार्केट दूसरे विदेशी विकसित मुल्क को बेचनी है तो हमारे से बात क्यों करेगा? उसको पता है कि अमेरिका से खेती प्रोडक्ट जो आएंगे वो सस्ते हमारी मार्केट में गिरेंगे, तो हमारी जो ये खेती प्रोडक्ट है हमारे तो रुल जाएंगे, उनका रेट नहीं मिलेगा, वो हमारे से बात क्यों करेगा? जब फैसला उन्हें किसी दूसरे के पक्ष का लेना है तो हमारे तो तब बुलाए जो हमारे पक्ष का फैसला करना हो। कारपोरेट के पक्ष की सरकार है, कारपोरेट के पक्ष के फैसले करती है, इसलिए किसानों मजदूरों के साथ बात नहीं करती, इनको तो लाठी के जोर पर दबाया जा रहा है। दोस्तों, अभी हमारे साथ मजदूर किसान जो सम्मेलन चल रहा है उसमें झारखंड से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे इनकी क्या तकलीफ़ें हैं। मैम, पहले तो मैं समझ लूँ, आंगनवाड़ी के अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं झारखंड में, उनका वेतन कितना है? बोलते रहिए। झारखंड में उनका वेतन 6,000 रुपया। 6,000 रुपये। इसमें घर कैसे चलता है? बड़ी मुसीबत है, घर क्या चलेगा उससे? वो तो मजदूरों से भी बहुत कम है, न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम है, तो कैसे घर चलेगा? उसके बाद भी 9 महीना से वेतने नहीं मिला है। तो राज्य सरकार का जो अंश है वो हम लोग को मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का जो अंश है वो नहीं मिल रहा है। मतलब ये 2 अंश क्या चीज़, थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों को? 6,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से, 6,000 नहीं 5,500 रुपया राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, और केंद्र सरकार की ओर से हमें जो अतिरिक्त काम कराता है, जैसे पल्स पोलियो हुआ, अभी BLO का काम किए, उसके लिए हमको केंद्र सरकार 4,500 रुपया देती है, जो हमारा 9 महीना से बाकी है। 9 महीने से बाकी है। और हमें जो पोषाहार का सामान दिया जाता है वो राज्य सरकार बंद कर दिया है, करीबन 7-8 महीने से बंद है, और जो हम लोग अपने से खरीद के चलाते हैं वो राशन का पैसा 4 महीने से बाकी है। मतलब जो दुकानदार से हम लोग 4 महीना का उधारी में अभी फंसे हुए हैं। अच्छा, ये मुसीबत आप लोग खरीद कर अपने पैसे से चलाते हैं, फिर हमें पैसा मिलता है। वो पैसा भी नहीं मिला? नहीं मिला है 4 महीने से। दोस्तों, एक बात समझनी है, हमारे देश के शासक वर्ग ये बोलते हुए थकते नहीं हैं कि हम दुनिया की दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, या हम बन चुके हैं, लेकिन उनके ही अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर या मिड डे मील के तहत काम करने वाली भोजन माताओं को उचित पेंशन, उचित मुआवजा, यहाँ तक कि उन्हें वेतन भी नसीब नहीं होता है, और उन वेतनों के लिए उन्हें कई कई महीने इंतज़ार करना पड़ता है। फिर ये जो दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था किसके लिए बन रही है, ये बड़ा सवाल है। बहुत सारे और लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा और इस मसले को समझने की कोशिश करूंगा। I am coming from Tamil Nadu. I am working in BHEL Trichy, but here convention is going on. There are farmers are our nation's farmers are struggling like that. They don't have MSP, they don't have loan waivers, they don't have proper procurement from the government, they don't have proper subsidies from the government. That's why they are struggling all over the India. And for laborer workers also struggling for new labor codes implementing
it is implementing contract labors. It is implementing like legalize the contract and legalize the FTE. FTE matlab only you can work for a company for 3 years or 4 years. Then you can leave. You can leave from the company or anywhere. हम हनुमानगढ़ ज़िले में जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो भारतीय खाद्य निगम है, उसमें हम वेयर हाउस में माल लगाने का और उसमें से लोडिंग का माल निकालने का जो पीडीएस प्रणाली में बांटा जाता है, जो सरकार 5 रुपये किलो गेहूँ दे रही है, वो 5 किलो परिवार के, उसको हम गोदाम में भंडारण और उसको निकालने का काम हम करते हैं। तो वहाँ पे किस तरीके की समस्या आप लोगों के साथ आ रही है? समस्या तो आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है कि समस्या इतनी गजब की है कि अभी मोदी सरकार ने जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी ब्लॉकों की जो नीलामी की थी, उसमें से 110 के करीब तो अडानी कंपनी को दिए हैं और 8 जो है लीप इंडिया कंपनी में दिए हैं। जबकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ये कानूनी नियम था कि इसमें व्यापारीकरण नहीं होगा, ये देश की जो है खाद्य सुरक्षा के लिए है और इसमें कोई मुनाफा कमाने के लिए किसी व्यापारी को इसमें नहीं डाला जाएगा। तो पहली बार देश की आज़ादी के बाद जब 1966 से इसका गठन हुआ है, नेहरू जी के ज़माने में हरित क्रांति लाए, उस वक्त इसका गठन किया था। अकाल बहुत पड़ रहे थे, उस वक्त देश में गेहूं का उत्पादन बहुत ही नाम मात्र था। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूरे देश में गोडाउन है, उसमें हज़ारों मजदूर काम कर रहे हैं। अभी जो साइलो लेकर आए हैं, प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी वो साइलो लेकर आएंगी, साइलो में कहीं भी एक भी मजदूर काम नहीं करेगा, सिर्फ उनकी कंपनी में देख रेख के लिए, ट्रकों को अंदर करने के लिए और बाहर निकालने के लिए। सारा काम जो होगा उसका फूड कॉरपोरेशन का, वो ओनली फॉर मशीन से होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देश में ये उन्नति के नाम पर जो साइलो बन रहे हैं तरक्की के नाम पर, लेकिन मजदूरों के लिए उसमें कुछ नहीं रखा गया है। मजदूर बिल्कुल खाली हो जाएगा और मजदूरी उनको नहीं मिलेगी। ये 4 लेबर कोड का मसला जिस तरीके से यहाँ उठाया गया, इसका विरोध ठीक है, लेकिन आमतौर से सरकार इसको कह रही है कि ये मजदूरों के हितों में बनाया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखो, 4 लेबर कोड मजदूरों के हितों में नहीं बनाया जा रहा है। ये इसके क्या नाम है, जो इसकी मांग थी 30-40 साल पहले उठाई गई थी कि मजदूरों को समझ में नहीं आता हमारा लेबर कोड, बहुत सारे लेबर कोड हैं, तो हम उसको आसान बनाने के नाम पे 4 लेबर कोड के तहत उसको लागू किया। और इसमें सिर्फ आज की वर्तमान सरकार की बात नहीं है, हमारे देश के पूंजीपति बहुत सालों से, 30-40 साल से भी ज़्यादा हो गया, वो मांग कर रहे थे कि ये 4 लेबर कोड क्या है। तो इसको लेके आने के पीछे जो हमारे देश के पूंजीपतियों की मेन मंशा थी और मेन उनका ही क्या नाम है मांग था कि ये 4 लेबर कोड लेके आया जाए। 4 लेबर कोड आने से सबसे ज़्यादा हमारे देश के जो इजारेदार पूंजीपति है उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि 8 की जगह 12 घंटे काम करना पड़ेगा उनको, क्या नाम है यूनियन बनाने का अधिकार नहीं मिलेगा, कंपनी को चालू करना और बंद करना पूंजीपतियों के हाथों में होगा, मालिकों के हाथों में होगा, फिर महिलाओं को रात्रि पाली में काम करवाया जाएगा। और ये 4 लेबर कोड से हमारे और भी बेरोज़गारी बढ़ेगी। बेरोज़गारी इस तरीके से बढ़ेगी क्योंकि 3 शिफ्ट में जब काम होता है तो वो काम 2 शिफ्ट में हो जाएगा, तो 1 शिफ्ट का मजदूर बर्बाद हो जाएगा। मोटा मोटी 4 लेबर कोड का मेन मकसद यही है। अच्छा, गुजरात का मिनिमम वेज कितना है? वो मान लो कि 10-12 हज़ार रुपया देते हैं, कोई 15 हज़ार रुपया देते हैं महीने की तनख्वाह। 10-12 हज़ार? नहीं, 15,000 है, लेकिन इनको 10-12 हज़ार, 24। अच्छा, मिनिमम वेज 15,000 है, वैसे आपको 10-12 हज़ार में काम करा? हाँ, वो 24 घंटा नौकरी करना पड़ता है, उसमें काम भी, तनख्वाह भी कम और काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या? तो भी आप मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे ही चलता है ना, पूरा गुजरात में सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट ही चलता है, यानी पूरा गुजरात में ही चलता है, प्राइवेट में ही है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें होती है, वहाँ कुछ नहीं होता है। अच्छा, वहाँ उससे बड़ी बात है, मजदूरों को भी परेशानी है। सरकारी कचेरियों में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है। जो कलेक्टर कचेरी है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मामलतदार है, सब जगह ये लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से काम कर रहे हैं। और ये जो पढ़े लिखे युवा है, जो ग्रेजुएट युवा है, उनको अभी गुलाम की तरह काम करवाया जा रहा है। मज़ेदार बात है। हम अक्सर हम अदालत जाते हैं कि न्याय लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म होगा और न्यायालय को स्टेटमेंट देगा, लेकिन न्यायालय देगा कहाँ से? न्यायालय के तो अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट पे बंदे पर रखे हुए हैं, वहाँ तो वो न्याय नहीं दे पा रहा है, तो आम मजदूरों को कहाँ से न्याय देगा? हम गुजराती है, हम जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कलेक्टरेट है, जुडिशियल सिस्टम कोर्ट्स है, वहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट में लड़कों का, लड़कियों का शोषण होता है। पहले तो हमारे पूरे उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि
कहीं भी मिनिमम वेजेस लागू नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ तक हम थोड़ा समझ और पढ़ पाए हैं तो हमारी कंपनियों की स्थिति तो और भी बेकार है। पहले तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस के बारे में किन्हीं लोगों को जानकारी नहीं है। हमने धीरे धीरे करके जानकारी जुटाई और उसके लिए बातचीत करना शुरू करा, तो हमारे मैनेजमेंट ने एक बार हम सब लोगों को कंपनी से बाहर कर दिया। पुलिस प्रशासन की मदद लेकर के, जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन लेता है उसकी मदद लेकर के हमको बाहर करा। फिर हमने वहाँ पे लोकल्स की मदद ली और अपने और भी साथियों को एकत्रित करा, तो हमारी भी लंबी 21 दिन की स्ट्राइक चली। तो उसका प्रेशर आया तो कंपनी ने फिर हमको रखा, थोड़ा वेतनमान में वृद्धि करी। लेकिन अभी भी देखो, संडे के दिन जैसे काम कराना, 3100 दिन काम करवाना, ओवर टाइम में बार बार कटौती करना, बिना कोई अगर मैनेजमेंट से सवाल करे उनको बाहर निकाल देना, इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक चीज़ समझाइए, एक तरफ किसान संघर्ष कर रहा है, एक तरफ मजदूर संघर्ष कर रहा है, एक तरफ छात्र संघर्ष कर रहे हैं, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष जरूरी है, लेकिन ये संघर्ष में मजदूरों किसानों का उद्धार कब होगा, उनके लिए क्या किया जाए ताकि उनका विकास हो, उनका उद्धार हो। देखो, एक चीज़ तो साफ हो गया, जैसे आपने कहा कि समाज का हर तबका संघर्ष कर रहा है, छात्र, मजदूर, किसान, व्यापारी, सब संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो देश का पूंजीवादी सिस्टम है, ये किसी को भी सुख सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकता है, किसी को रोज़गार नहीं दे सकता, छात्रों को शिक्षा नहीं दे सकता, बीमारों को स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दे सकता, और किसी को नौकरी नहीं दे सकता। ये तो दुनिया, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में पूंजीवादी सिस्टम फेल है कि ये किसी को रोजी रोटी सुख सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, नहीं आवाज़ दे सकता है। तो इसके खिलाफ जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, 8-10 सालों से, कि जो मजदूर किसानों की एकता बनती जा रही है, मजदूर किसान एक दूसरे के संघर्ष में शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे के संघर्ष को मजबूत कर रहे हैं, और इसको मजबूत करके और मजदूर किसानों को एक साथ होके ये जो पूंजीवादी सिस्टम है इसको मतलब ख़त्म करके यहाँ पर इस जगह पे मजदूर किसानों का राज लेके आना पड़ेगा। मजदूरों किसानों का राज ही स्थापित करके असली मायने में पूरे देश की जो क्या नाम है मुक्ति है, वो मुक्ति मजदूर किसानों के राज में होगी। चाहे वो छात्र की मुक्ति हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे महिलाओं की मुक्ति हो। इस देश के जो असली मालिक हैं, इस देश के मजदूर, किसान, औरत और नौजवान, तो वो इस देश के असली मालिक हैं। जब तक वो राज सत्ता अपने हाथों में नहीं लेंगे, तब तक हम मजदूर किसानों की और पूरे देश की और समाज की मुक्ति असंभव है, हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने मजदूर किसान सम्मेलन में आए मजदूरों की, किसानों की और उनके लीडरों की बातों को सुना। 2-3 चीज़ें समझनी है। पहली बात है, 4 लेबर कोड के खिलाफ मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, किसान अब हिंदुस्तान अमेरिका समझौते के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। एक बात तो साफ है, जिस तरीके से सभी ने कहा, ये जो कानून लाए जा रहे हैं, जो इस तरीके के संहिताएं लाई जा रही हैं, इसके पीछे असली मकसद जो है मजदूरों किसानों का उद्धार या मजदूरों किसानों के हितों में नहीं है, ये बल्कि देश और दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट जगत के धुरंधरों के लिए है, अमीरों के लिए है। एक बात तो ये स्पष्ट होती जा रही है। एक बात ये भी स्पष्ट हो रही है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान अमेरिका समझौता लागू किया जा रहा है, ये समझौता अमेरिका के बड़े जो पूंजीपति हैं, जो खेती के सेक्टर में बने हुए हैं, और हिंदुस्तान के वो बड़े कॉरपोरेट घराने जो खेती के सेक्टर में मौजूद हैं, उनको प्रॉफिट देने के लिए ये व्यापार समझौता हो रहा है। और इसका बुरा असर उस देश के किसानों का, यानी अमेरिका के किसानों का, अमेरिका के मजदूरों का और हिंदुस्तान के मजदूरों और किसानों का ही होने वाला है। यानी वो बर्बादी के कगार पर खड़े होते जा रहे हैं। एक बात समझना है, जिस तरीके से लास्ट वक्ता ने कहा, हमें अब समझाया, ये जो ओल्ड जो सिस्टम है, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये मजदूरों के, किसानों के, महिलाओं के और छात्रों के और नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा नहीं करता। वो रोजी रोटी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देता। तो ये बात समझने की है कि जो मजदूरों किसानों के सामने एक ही विकल्प है कि वो अपनी एकता बनाएं, वो अपने लिए ऐसा व्यवस्था बनाएं जहां कानून बनाने, कानून रद्द करने या जो उम्मीदवार को वो चुनाव में लाइनों में लगकर चुनते हैं, उनको वापस बुलाने का अधिकार भी उनके हाथों में होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।